गुड मॉर्निंग गाइस। मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर के मॉर्निंग सेशन में। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। डेली मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर की एक छोटा सा सेशन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए जल्दी से सारे लोग आ जाएं, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया है, आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा। जापान, अमेरिका, भारत, कनाडा। तो आपको पता है जापान, अमेरिका, कनाडा, यहाँ सब पे तो अंग्रेजी हो ही रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, भारत कर दोगे। ठीक है, कौन कर दोगे, भारत कर दोगे। भारत की राजभाषा जो है वो क्या है, तो वो हिंदी है। लेकिन अगर हम लोग भारत में बात करें तो देखो ज़्यादातर जो काम होते हैं वो क्या हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। ठीक है, जितनी भी मीटिंग हो रही है सर्वोच्च न्यायालय या फिर आपका उच्च न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या फिर बाकी जो बिल्डिंग्स है या फिर जहाँ पर भी आप देखोगे तो अंग्रेजी में ही सारे काम हो रहे हैं, है ना। तो आधिकारिक भाषा हमारी जो राजकीय जो हमारे हम लोग की जो भाषा है, ठीक है, राजभाषा का जिसको दर्जा दिया गया है तो वो तो हिंदी है। लेकिन अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, तो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है हिंदी के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो ये भारत की सेकंड नंबर की क्या है, तो सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेसिडेंट है। सेकंड नंबर की क्या है, तो सेकंड नंबर की राष्ट्रपति हैं। महिला की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। और अगर हम लोग आदिवासी कम्युनिटी में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं तो ये सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति थी। लेकिन अगर वही हम लोग आदिवासी कम्युनिटी में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी। उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, संथाल कम्युनिटी से। ठीक है, कौन सी, तो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे संथाल विद्रोह भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है, आपसे संथाल विद्रोह भी बहुत पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 1855-56 में ये संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हा ने किया था। ठीक है, किसने, तो सिद्धू कान्हा ने। ठीक है, सिद्धू कान्हा ने क्या किया, तो संथाल जो है रिवोल्ट का, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, भारत कर दोगे। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, अगर आपसे राजभाषा की बात करें, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे राजभाषा की बात कर ले तो राजभाषा जो है ये कहाँ पर है, तो ये भाग आपको कहाँ पर, तो भाग आपको 17 में देखने को मिलेगा। भाग 17 में राजभाषा देखने को मिलेगा, 343 से 351 के बीच में। ठीक है, कहाँ पर, तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 343 से 351 में। ठीक है, और आर्टिकल 343 आपको याद रखना है, 343 अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो हिंदी है ये हमारी क्या है, तो ये हिंदी हमारी राजभाषा है, और हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। तो योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे, क्या ऑप्शन संख्या आप कर दोगे बी, 5। ठीक है, कितने, तो 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का आपको क्षेत्रफल कितना देखने को मिलेगा, तो आप आंसर करोगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपको 75 जिले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कितने, 75 जिले देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 18 मंडल आपको देखने को मिल जाएगा, और 17 नगर निगम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में आपको 75 जिले, 18 मंडल, 17 नगर निगम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लखीमपुर खीरी जो है तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, और अगर वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से आप कहोगे
इलाहाबाद, ठीक है। कौन सा? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे इलाहाबाद। प्रयागराज जो है ये सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात, जनसंख्या तो हो गया, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग बात कर लें कि जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे? बताओ। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? क्या आंसर करिएगा? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? बंधन लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम? क्या आंसर कर देगा? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। तो एलआईसी की हम लोग बात करें तो एलआईसी की स्थापना कब हो रही है? तो आप आंसर करोगे 1956, ठीक है। कब? तो 1956 में एलआईसी की स्थापना हो रही है। साथ ही साथ याद रखिएगा यूजीसी की अगर हम लोग बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसकी स्थापना भी कब हो रही है? तो इसकी स्थापना भी 1956 में हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो 7वां संशोधन है संविधान में, जो 7वां संशोधन है, तो ये 7वां संशोधन भी 1956 में हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये जो 7वां संशोधन है ये भी कब? तो ये भी 1956 में हुआ था। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे काम कब हो रहे हैं? 1956 में हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई? बताइएगा तो क्या हो जाएगा? तो किस राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे सबसे अधिक जो पक्षी प्रजातियां हैं वो दर्ज की गई हैं? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर असम, ठीक है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर असम? क्या आंसर करोगे? आंसर कर दोगे आप लोग पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग बात करें तो देखो, अब एक तो आपको जल्दापारा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एक तो आपको जल्दापारा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सुंदरवन, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो जल्दापारा, सुंदरवन और क्या हो जाएगा? और बुक्सा आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो जल्दापारा, सुंदरवन, बुक्सा ये सब नेशनल पार्क आपको कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दिएगा। क्लियर? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, सुंदरवन के संदर्भ में आपको याद रखना है, सुंदरवन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में जो हवाएं चलती हैं उनको क्या करते हैं? तो उनको काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? तो काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में जो हवाएं चलती हैं उनको काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो आप आंसर करोगे दामोदर नदी को। पश्चिम बंगाल में जो हवाएं चलती हैं वो काल वैसाखी के नाम से जानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा, सुंदरवन, बुक्सा ये सब नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर है? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसका नया टेलीस्कोप सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र का अनावरण करेगा? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सी संस्था है जिसका नया टेलीस्कोप जो है ये सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र का अनावरण करेगा? इसरो, नासा, स्पेस एक्स, जाक्सा? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? तो अगर हम लोग बात करें तो किसका नया टेलीस्कोप जो है सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र का अनावरण करेगा? क्या आंसर करेगा पांचवें प्रश्न की? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, नासा। नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना कब होगी? 1958 में होगी, ठीक है। इनका मुख्यालय आपको कहाँ पर? तो इनका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी स्थापना 1958 में हो रही है और इनका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अगर हम लोग भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करेंगे तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो है इसरो, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हो रही है? तो 1969 में, ठीक है। कब हो रही है? तो 1969 में हो रही है और इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका जो मुख्यालय वो आपको कहाँ पर? तो वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर? तो कर्नाटक बेंगलुरु में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा इसरो की, ठीक है। स्थापना कब हो रही है? 1969 में हो रही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस तारीख को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है? बताइए क्या कर जाएगा? छठवें प्रश्न की बात करेंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए।
चैनल पर पहली बार होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। डेली मॉर्निंग में हम लोग एक छोटा सा करंट अफेयर का सेशन करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर आपको दोगे 1 मार्च को, ठीक है। क्या करेंगे 1 मार्च को, 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अच्छा जरा मुझे बताइएगा 1 मार्च को और कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइएगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया लास्ट सेशन में, हम लोगों ने बात की थी, तो बताइएगा जरा जल्दी से बताइएगा 1 मार्च को और कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त, बताइएगा। तो भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया, क्या आंसर कर दोगे टीबी। अच्छा टीबी ऐप देखो, टीबी कहिए या फिर आप कहो या फिर आप तपेदिक हो, ठीक है, या फिर आप तपेदिक हो या फिर इसी को आप क्षय रोग भी कह सकते हो, ठीक है। क्या करोगे तो टीबी, तपेदिक या क्षय रोग, ठीक है। अगर आपसे बोलिए टीबी दिवस, ठीक है, टीबी दिवस, या फिर आप कहो तपेदिक दिवस, या फिर आप कहो क्षय रोग दिवस, ठीक है। क्या आप कहो क्षय रोग दिवस। अगर आपसे पूछ ली ये कब मनाते हैं तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे 24 मार्च को, ठीक है। कब मनाते हैं तो 24 मार्च को टीबी, तपेदिक या क्षय रोग दिवस मनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो टीबी, तपेदिक या क्षय रोग दिवस मनाते हैं और इसको समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक रखा गया। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित करने को घोषित किया, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले हाथी की बात करें तो याद रखिएगा जो हाथी दिवस है ये कब मनाते हैं। तो हाथी दिवस अगर हम लोग बात करें तो हाथी दिवस आप कहोगे 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं तो हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। अगर आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, ठीक है, क्या है, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। अगर आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ ले तो आप आंसर करोगे 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ठीक है, हाथी जो है तो हाथी को क्या कर दिया गया, तो हाथी को भारत सरकार ने विरासत पशु घोषित कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, तो हाथी को भारत सरकार ने विरासत पशु घोषित कर दिया। किस वर्ष किया है तो 2010 में, ठीक है। कब, तो 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित कर दिया गया। हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया 1992 को। अब इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी असम को, ठीक है। किसको, असम को। असम में आपको काजीरंगा याद रखना है। काजीरंगा जो है ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। साथ ही साथ आपको मानस याद रखना है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ठीक है, रायमोना हो गया, ठीक है, रायमोना हो गया और देहिंग पटकाई, ठीक है। कौन सा, तो देहिंग, देहिंग पटकाई, ठीक है। कौन सा, तो देहिंग पटकाई। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, असम में याद रखना है। साथ ही साथ असम में आपको बिहू, बिहू उत्सव याद रखना है, ठीक है। बिहू आपसे पूछे तो बिहू आपको याद रखना है असम में। और सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सत्रिया नृत्य अगर हम लोग बात करेंगे तो सत्रिया नृत्य के लिए भी आपको असम को याद रखना है। तो ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने ओसेलॉट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया, क्या आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। तो क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है हाल ही में किसने ओसेलॉट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया, क्या आंसर करोगे। आंसर करोगे फ्लिपकार्ट होगा, स्नैपडील होगा, माइक्रोसॉफ्ट होगा या फिर अमेजन हो जाएगा। क्या आंसर करिएगा, बताएंगे सभी मेरे भाई बहन जल्दी से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे अमेजन कर दोगे, ठीक है। कौन, तो अमेजन हो जाएंगे जिसने ओसेलॉट नामक पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया। और अमेजन के आपसे प्रमुख अगर आपसे पूछ ले तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे जेफ बेजोस कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, तो जेफ बेजोस कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अमेजन के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे जेफ बेजोस को, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्कर 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो कम से कम सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो आप जरूर याद रखिएगा कि कौन सी फिल्म है जिसको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और फिल्म जगत में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑस्कर जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। फिल्म जगत में अगर हम लोग बात करें तो ऑस्कर जो पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर करोगे अनोरा को, ठीक है। किसको, अनोरा को। अगर आपसे पूछ लिया जो ऑस्कर पुरस्कार हैं, जो ऑस्कर पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत कब से हुई, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 1929 में, ठीक है। कब से, तो 1929 से ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई है, ठीक है। कब से, तो 1929 से ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई है, ठीक है। और 1929 में अगर हम लोग भारत में बात करेंगे तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो रहा है,
लाहौर अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, कौन सा, तो कांग्रेस का कौन सा लाहौर अधिवेशन हो रहा है। और इसी अधिवेशन में क्या होगा, पहली बार कांग्रेस ने क्या किया है, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया, ठीक है, क्या किया, तो पहली बार भारत ने या फिर कहीं कांग्रेस ने पहली बार क्या किया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, जिसकी अध्यक्षता की है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखेंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल हम लोग कितनी तारीख को मनाते हैं, क्या आंसर करोगे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च, क्या आंसर कर देगा, आप आंसर कर दोगे 4 मार्च को, ठीक है, कब, तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, कौन सा संस्करण था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का संस्करण नई दिल्ली में, ठीक है, अगर हम लोग अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो का आपने नाम तो सुना होगा ना, ठीक है, अमीर खुसरो की अगर हम लोग बात करें तो अमीर खुसरो जो है, ठीक है, तो ये किसके दरबार में, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये, ठीक है, 7 सुल्तानों का शासन देखे थे, ठीक है, कितने, तो 7 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा था, ठीक है, 7 सुल्तानों का शासन देखा था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसके अलावा सितार और तबला की खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, सितार और तबला की खोज का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। कव्वाली की शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो कव्वाली की शुरुआत का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, कव्वाली की शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो कव्वाली की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, सितार तबला की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है, खड़ी बोली की शुरुआत करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है। अगर आपसे इनके गुरु पूछा जाए तो इनके गुरु कौन थे, तो आप आंसर करोगे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। और औलिया के बारे में भी कहा जाता है कि औलिया ने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है। तो अमीर खुसरो की अगर हम लोग बात करें तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, और औलिया के विषय में भी कहा जाता है कि औलिया ने भी 7 सुल्तानों का शासन देखा था, क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, ठीक है, 25वां, ठीक है। और अमीर खुसरो को याद रखिएगा तूती ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है, क्या करते थे, तो तूती ए हिंद भी कहा जाता था, मतलब भारत का तोता भी कहा जाता था, ठीक है, क्या करते थे, तो भारत का तोता कहा जाता था किसको, अमीर खुसरो को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, बताएगा क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी बजट प्रस्तुत किया है, तो बजट आपको याद रखना है, ठीक है, कम से कम अपने राज्य का, जैसे आप यूपी से हो, बिहार के हो, तो यूपी वाले यूपी का बजट और बिहार वाले बिहार का बजट, आप लोगों को अपने राज्य के बजट को विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 3.2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, 3.2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना स्टेशन अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहा गया। तो भारतीय वायुसेना ने अभी डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास किया है, और ये कहाँ पर किया है, आपसे ये पूछ रहा है, अमृतसर, जोधपुर, अंबाला या फिर दरभंगा, क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग व्हाइट सिटी की हम लोग बात करें तो व्हाइट सिटी हम लोग कहते हैं किसको, व्हाइट सिटी हम लोग कहते हैं उदयपुर को, ठीक है, किसको, व्हाइट सिटी हम लोग कहते हैं उदयपुर को। पिंक सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो पिंक सिटी आप कहते हो किसको, तो आप आंसर कहते हो जयपुर को, ठीक है। और अगर आपसे ब्लू सिटी पूछ लेता है तो ब्लू सिटी आप किसको कर देते हो, तो आप आंसर कर देते हो जोधपुर को, ठीक है, किसको, जोधपुर को, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे जोधपुर, ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो जोधपुर में अभी भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट हंट 2025 नाम से एक अभ्यास किया है, ठीक है। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से मुझे बताओ, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा करेक्ट आंसर बताइएगा। तो 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने किस संस्था के, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे, इन्होंने किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में
पदभार ग्रहण किया? सेबी, आरबीआई, एसबीआई या फिर एक्सिस बैंक। क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे? सेबी कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे? तो सेबी आंसर कर दोगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हो रही है? 1988 में हो रही है, ठीक है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो प्रमुख थी वो थी माधवीपुरी बुच, लेकिन अभी वो काफी विवादों में घिरी थी, ठीक है, काफी विवाद हो गया था उनको लेकर के, माधवीपुरी बुच को लेकर के, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1988 में इसकी सेबी की स्थापना हो रही है। तो अभी उनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो तुहिन कांता पांडे जो है, तो इन्होंने सेबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और आपको वर्ष याद रखना है 1988 में, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। आगे बढ़ेंगे। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो बताएगा। तो शेरशाह सूरी ने चांदी का कौन सा सिक्का चलाया था? टंका, रुपया, मोहर, दिनार। क्या आंसर कर दोगे? शेरशाह सूरी ने चांदी का कौन सा सिक्का चलाया था? टंका, रुपया, मोहर या फिर दिनार। आंसर आप क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे रुपया, ठीक है। आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे रुपया, ठीक है। शेरशाह सूरी दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है, कौन कौन सा? तो एक लड़ता है 1539 में, एक 1540 में। 1539 में चौसा का युद्ध होगा, और 1540 में अगर हम लोग बात करें तो कन्नौज या फिर आप कहोगे बेलग्राम का युद्ध होगा, ठीक है। कौन सा? तो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होगा, ठीक है। और इन दोनों ही युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। किसको? तो शेरशाह सूरी ने इन दोनों युद्धों में, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज बेलग्राम के युद्ध में, दोनों ही युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है, तो ये शेरशाह सूरी अगर हम लोग बात करें तो शेरशाह सूरी 1540 में राजा बनता है, दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1545 5 सालों तक शासन करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो शेरशाह सूरी अगर हम लोग बात करेंगे 1540 से लेकर के 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। इसका मकबरा आपसे पूछा जाए कि इसको दफनाया कहाँ पर गया था, तो इसको सासाराम बिहार में दफनाया गया, ठीक है। कहाँ पर? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया। इसने सड़क ए आजम मार्ग, जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण कराया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सड़क ए आजम मार्ग या फिर इसी को आप कहोगे शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण कराया था, और इसी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया। किसके समय में? तो ऑकलैंड के समय में, ठीक है। किसके? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शेरशाह सूरी मार्ग या सड़क ए आजम मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सासाराम में इनका मकबरा है। 1540 से 45 तक ये शासन करते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध जीते हैं और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जीतते हैं। शेरशाह सूरी याद रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि पुराना किला किसने बनवाया था, अगर आपसे पूछा जाए पुराना किला किसने बनाया, ठीक है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे शेरशाह सूरी को, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एक और प्रश्न आपसे पूछ लेता, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद था, ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम आपसे पूछ ले तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे फरीद था, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जड़त्व के नियम का दूसरा नाम क्या है बताएगा? तो अगर हम लोग गति की बात करेंगे तो गति का नियम किसने दिया? तो गति का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया, ठीक है। किसने? तो गति का नियम जो है वो दिया है किसने? न्यूटन ने दिया है। और न्यूटन के 3 नियम है, ठीक है। पहला नियम अगर हम लोग बात करें, दूसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरा अगर हम लोग बात करें, तो पहला जो होता है वो पहला जो गति का नियम होता है वो कौन सा होता है? तो वो जड़त्व का होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो संवेग का होता है, और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ये पहले में मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम कौन सा हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है या फिर वो स्थिर अवस्था में है, तो वो तब तक अपने स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है, ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने तंबाकू के, कौन सा मुगल सम्राट है जिसने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले तंबाकू भारत में कौन लाया, तो आप आंसर करोगे पुर्तगाली लाए थे, ठीक है। भारत में तंबाकू कौन लाए थे? तो तंबाकू लाए थे पुर्तगाली, ठीक है। और इसको प्रतिबंधित कौन करेगा? तो आप आंसर कर दोगे जहांगीर, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो जहांगीर। जहांगीर का समय क्या है? तो आप आंसर करोगे 1605 से लेकर के 1627-28 का समय जो है जहांगीर का है। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगवा दिया था। साथ ही साथ जहांगीर ने न्याय करने के लिए, अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर ने न्याय करने के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी, ठीक है। क्या किया था? तो न्याय करने के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी किसने? तो जहांगीर ने, ठीक है। आज के समय में सोने की जंजीर लग जाए तो क्या हो जाए? तो सबसे पहले लोग सोने की जंजीर ही चोरी कर ले जाएंगे, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर शासन कर रहे हैं। जहांगीर के समय में अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर ने न्याय करने के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। जहांगीर के समय में 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। कैप्टन हॉकिंस भारत आता है जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खां, ठीक है क्या हो जाएगा, तो जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खां या फिर फिरंगी खां की उपाधि दी थी। ठीक है क्या कहता है, जहांगीर ने इंग्लिश खां या फिर फिरंगी खां की उपाधि दी थी। और 1615 में जहांगीर के समय में ही टॉमस रो भारत आएगा। ठीक है, कौन आएगा, तो टॉमस रो भारत आएगा। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप आंसर क्या कर दोगे, बी कर दोगे, जहांगीर कर दोगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको बिहार के कहाँ पर, तो बिहार के अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार के भागलपुर में। ठीक है, कहाँ पर, तो बिहार के भागलपुर में आपको, ठीक है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। और भागलपुर में अगर हम लोग बात करें तो भागलपुर में आपको जर्दालू आम, ठीक है कौन सा, तो जर्दालू आम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जर्दालू आम जो है, ठीक है, जर्दालू आम जो है ये याद रखिएगा। तो बिहार के भागलपुर में अगर हम लोग बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है बिहार के भागलपुर में। भागलपुर जर्दालू आम के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिल्क उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए, तो सिल्क उद्योग के लिए फेमस है। बिहार का आपको मिथिला मखाना याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मिथिला मखाना याद रखना है। ठीक है, मिथिला मखाना याद रखना है। साथ ही साथ आपको और क्या करना है, तो बिहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको शाही लीची याद रखना है। ठीक है, कौन सी, तो शाही लीची याद रखना है। ठीक है, हाजीपुर का आपको केला याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हाजीपुर का आपको केला। तो जीआई टैग जो बिहार में भी दिया गया है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण जीआई टैग दिएंगे उन सबको आपको याद रखना है जो चर्चा में रहे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर आप कर दोगे धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश के राजा धर्मपाल है और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है, तांबा, चांदी, पीतल, सोना, क्या आंसर कर दोगे, आंसर कर दोगे आप लोग तांबा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा है। अगर आपसे पूछा जाए पहला अनाज कौन सा है, तो क्या आंसर करोगे, मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे यव। यव जिसको हम लोग कहते थे क्या, जिसको हम लोग कहते थे जव, पहला अनाज है। पहली धातु आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे तांबा। पहला पशु आपसे पूछा जाए, पहला पशु, पालतू पशु अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको, कुत्ता करोगे। ठीक है, क्या करोगे, कुत्ता करोगे। ठीक है, अगर आपसे कृषि के प्राचीनतम प्रमाण आपसे पूछा जाए, कृषि के प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप आंसर करोगे लहुरा देव। ठीक है, कहाँ पर, तो कृषि के प्राचीनतम प्रमाण आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप आंसर करोगे लहुरा देव, जो कि कहाँ पर है, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, तो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलेंगे। और पशुपालन की अगर आपसे पूछा जाए, पशुपालन के आपको प्राचीनतम प्रमाण अगर आपसे पूछा जाए तो पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण एक तो आप कहोगे बागौर। बागौर कहाँ पर है, तो आंसर राजस्थान में होगा। तो राजस्थान में एक तो बागौर हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, आदमगढ़। ठीक है, कौन सा, तो आदमगढ़। ठीक है, बागौर और आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। तो बागौर और आदमगढ़ में आपको पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।